हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी में कोशिका सेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी की परीक्षाओं में और यूपीएससी मतलब सारी ही परीक्षाओं में पूछे गए सेल ओरिएंटेड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 to 15 टॉपिक हैं, उन पर आपके बेस्ड यहाँ पे 12 से 15 प्रश्न हैं। फिर इसके पूरे आपके नोट्स की समरी है और जो मेन चीज़ें जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे एक प्रॉपर व्याख्या के साथ भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो थोड़ा सा आप अगले 10 से 15 मिनट शांति से पूरी वीडियो को देखिए। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता रहे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है जहाँ पे अक्सर आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये 70 बीपीएससी में ही पूछा गया था कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये कोशिका ही है। ठीक है, अब कोशिका जीवों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक आपकी इकाई है। अंग जो हैं ये कई उत्तकों से बनते हैं, तो ये नहीं है। जो इसमें उत्तक आपका ऑप्शन दिया गया है, ये समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है, ना कि किसी एक कोशिका की बात हो रही है। ये उत्तक हैं आपके, ये ठीक है। एक ही जैसा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या उत्तक कहते हैं। और जीव तो आप समझ ही गए हैं कि क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कोशिका होगा। सेकंड, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि भाई नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में जो है आपका डीएनए होता है। तो नाभिक जो है न्यूक्लियस में तो होता ही है, उसके अलावा कौन सा ऐसा अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जो है एम्प्टी डीएनए पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। जैसे पादप कोशिका है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। जबकि यहाँ पे तारक केंद्र, गोल्जी कॉय और जो लाइसोसोम है इसके बारे में देखिए, तो तारक केंद्र जो है ये सूक्ष्म नालिकाओं से बना होता है, तो इसमें अपना जो है डीएनए नहीं है। गोल्जी उपकरण में डीएनए नहीं है। और जो लाइसोसोम है ये क्या है, ये पाचक एंजाइमों से संबंधित आपका अंग है। ठीक है, कोशिका का पार्ट है, तो ये आपका नहीं होगा। तो लाइसोसोम भी पूछा जाता है, तो पाचक एंजाइम से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ये जो है पहला पॉइंट कि प्रायंस जो होते हैं लघुतम सहजीवी कोशिकाएं हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी होती है। तीसरा कि जो विषाणु यहाँ पे सम होगा, विषाणु सम वायरॉइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो विषाणु जैसे ही जो वायरॉइड है, ये जो एकल तंतु हैं आपके सिंगल सेल वाले, ये आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, आपका ये वाला पॉइंट आपका सी सही है। फिर है कि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो जो आपके प्रायंस कोशिकाएं हैं, तो प्रायंस में कोशिकाएं नहीं हैं, ये संक्रामक प्रोटीन कण होते हैं। तो जान लीजिए प्रायंस क्या होते हैं, प्रोटीन कण, ये कोशिकाएं नहीं हैं। अगर बात की जाए माइकोप्लाज्मा, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। और जो आपका रिकेट्सिया है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि नहीं पाई जाती। तो रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो आपके वेरोइड्स होते हैं ये सामान्यतः एकल तंतु वाले आरएनए होते हैं। सभी वायरस एकल तंतु आरएनए नहीं है, ये बात याद रखिए। जबकि जो वायरॉइड्स हैं ये सामान्यतः एकल तंतु आरएनए है। इसलिए प्रश्न का यह जो विकल्प है परीक्षा की अपेक्षित अवधारणा के अनुसार है। तो याद रखिए ये दोनों ही पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि जो आपके वेरोइड्स होते हैं ये सामान्यतः एकल तंतु आरएनए होते हैं, लेकिन सभी वायरस आपके एकल तंतु आरएनए नहीं है। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल है कि पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच में सामान्य अंतर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज जो सेल वॉल है वो होती है, पहला स्टेटमेंट हो गया। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो सेकंड है ये गलत है। फिर आपका स्टेटमेंट है कि परिपक्व पादप कोशिकाओं में बड़े जो है आपके वैक्यूल होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट पहला और तीसरा जो है सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पादप और जंतु कोशिका को, तो यहाँ पे आप देखिए पादप कोशिका में आपकी सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, केंद्रक है, बड़ी आपकी वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट वाला सेक्शन भी है। और वहीं जंतु कोशिका में आपका जो है केवल सेल मेम्ब्रेन है, केंद्रक है, और छोटा वैक्यूल जो है आपका जहाँ तो छोटा है जहाँ फिर अनुपस्थित है। जबकि बड़ी वैक्यूल आपकी पादप कोशिकाओं में होती है। और कोई भी सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि कोशिका भित्ति ही तो अलग करती है जंतु और पादप कोशिका को एक दूसरे से। तो यहाँ पे आपको चित्र में बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। साफ बात है, अभी हमने यहाँ पे देखा आखिर किस लिए भिन्न है, जो कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे आपकी जो सेल वॉल है वो होती है। तो यही सबसे बड़ा एक कारण है, ये है आपका पादप कोशिका किस लिए, कोशिका भित्ति के चलते। बाकी तो चीज़ें ठीक है।
अब आगे देखिए, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की आपकी कोशिका भित्ति होती है, जबकि सामान्य जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। तो अगर आप यहाँ पे सारणी में देखेंगे तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में सेल्यूलोज की उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो दोनों में उपस्थित है। केंद्रक की बात की जाए दोनों में उपस्थित है। जीव द्रव्य की बात की जाए साइटोप्लाज्म की, दोनों में उपस्थित है। अगर बात की जाए रसदानी की, जिसे वैक्यूले कहते हैं, तो यहाँ पर बड़ी है और एकदम केंद्रीय है, सेंट्रल है, जबकि यहाँ पे छोटी है जहाँ तो अनुपस्थित है। तो ये वाला अंतर भी आप रसदानी वाला याद रखिए, क्योंकि यही छोटे छोटे अंतर और जो इन्फॉर्मेशन होती है आपका परीक्षा में प्रश्न जो है गलत करवा देती है। इसलिए मैंने इन चीज़ों को बार बार यहाँ पे कोड करके आपको बताया है कि कहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाई जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे बात सीधी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सेल्यूलोज की जो आपकी कोशिका भित्ति है यही आपकी अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं होती। ये बहुत ही इनका फेमस टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तो सामान्य जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, तो पावर हाउस क्या है, तो पावर हाउस है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहलाता है। कोशिका भित्ति जो है सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती के लिए होती है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। केंद्रक जो है ये अनुवांशिक नियंत्रण का प्रमुख केंद्र है, तो ये भी गलत है। संपूर्ण कोशिका, तो ये पावर हाउस नहीं है। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत हैं। ठीक है, अब देखिए किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया। ये क्वेश्चन आपका ये 2013 यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है, और पहले ये आपका एमपी पीसीएस के प्री में था। तो सारे ही यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कवर करवाए हैं ताकि आपकी एक यहाँ पे रेंज अच्छी बन जाए। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है मित्रों, तो यहाँ पे कोशिका का शक्ति स्रोत आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही तो है आपकी पावर हाउस। इसके बाद देखिए, अब इसके अलावा ऑप्शन है सेल वॉल, तो ये तो सुरक्षा आकार देती है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये तो होगा नहीं। न्यूक्लियस क्या है, तो आनुवंशिक नियंत्रण करता है, कोशिकीय गतिविधियों का नियमन करता है। तो ये आपके सारे ये हमने पिछले सवाल किए। अगले पे आइए, प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन वाला आपका डी आंसर यहाँ पे सही जाएगा। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। केवल प्रोटीन जो है गलत है, केवल लिपिड भी गलत है, और केवल कार्बोहाइड्रेट भी गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः मेम्ब्रेन पे आपके ग्लाइकोप्रोटीन जो ग्लाइकोलिपिड होता है के रूप में जुड़े रहते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में जुड़े रहते हैं आपके। इसके बाद देखिए, जैविक झिल्ली अगर आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो किससे बनती है, तो लिपिड प्रोटीन, यही रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिए कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम और जो राइबोसोम है, यही है प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, तो ये आपकी किससे होती है, तो इसमें लाइसोसोम का भी काम है आपके, इसमें सॉरी राइबोसोम है और आपका अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक जो आपकी रेटिकुलम है, जो राइबोसोम है, यही प्रोटीन आपके सिंथेसिस के सबसे बड़े अंग है, इसको याद रखिए। बाकी जो यहाँ पे अंग दिए हैं जैसे लाइसोसोम, तो ये तो इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिए। लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम का काम है आपका इंटरसेलुलर डाइजेशन, और सेंट्रोसोम का क्या काम है, तो ये सेल डिवीजन में काम करता है। और आपका गोल्जी जो है ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन में काम आता है, ना कि सिंथेसिस में। ठीक है, उसकी पैकेजिंग या उसका सेक्रेशन करने में गोल्जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के उत्पादन में, क्योंकि आपको पता ही है ये आपका पावर हाउस बोला ही जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कि भाई किसी कोशिका का जो केंद्रक है वो कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ऐसा नहीं है, प्रजनन में हिस्सा लेता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं सुरक्षित रखते हैं, ये भी सही है। और डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो केंद्रक कोशिका विभाजन और आनुवंशिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हमने पिछले प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। आगे देखिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है। जो आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ये सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को भी कहते हैं, तो ये आखिर क्या क्रिया है, तो ये जो आपकी एपोप्टोसिस है, तो ये एपोप्टोसिस जो आपकी प्रक्रिया है, यही प्रोग्राम्ड सेल डेथ आपकी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एजिंग, तो एजिंग तो उम्र बढ़ने की जैविक क्रिया है, और जो आपका डीजनरेशन है ये आपकी उत्तक कोशिका की संरचना और कार्य में गिरावट को दिखाता है, और जो आपका नेक्रोसिस है ये अनियंत्रित या रोग जनित कोशिका मृत्यु, अक्सर सूजन के साथ।
तो अगर अनियंत्रित या रोग जनित कोशिका की मृत्यु हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ की, जो आपका एपोप्टोसिस है, ठीक है। जबकि अगर बात की जाएगी मतलब अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित रोग जनित कोशिका मृत्यु की, तो आप नेक्रोसिस को चुनेंगे। इसलिए नेक्रोसिस जो उत्तक क्षय है ये आपका अनियंत्रित और रोग जनित कोशिका मृत्यु है। जबकि प्रोग्राम्ड सेल डेथ आपकी क्या होती है? अपेप्टोसिस होती है। याद रखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। याद रखिए आपकी अपेप्टोसिस क्या होती है। ये आईएएस 2001 का प्रश्न है, कोशिका से जुड़ा हुआ। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाला क्या है पद? तो सबसे ज्यादा एटीपी आपके कहाँ पे? तो क्रेब्स चक्र में बनते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज का अपघटन, तो ग्लूकोज का प्रारंभिक अपघटन जो है वो सीमित एटीपी ही बनती है इससे। जबकि अधिकतर एटीपी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है एटीसी, और जो ऑक्सीडेटिव आपका फास्फोरिलाइजेशन होता है उससे बनती है आपकी। इसके अलावा देखिए फिर आपका जो जल अपघटन है, तो जल अपघटन जो है एटीपी उत्पादन का प्रमुख चरण नहीं है। तो क्योंकि महत्वपूर्ण सुधार के तौर पे आप लोग याद रखिए कि जो आपका क्रेब्स चक्र है इसी में आपके सबसे ज़्यादा एटीपी जो है उत्पन्न होते हैं। और ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया आपका प्रश्न है 1999 का। तो आइए मित्रों, जितने भी यहाँ पे सवाल पूछे गए एक बार इसके नोट्स की समरी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। किस लिए? क्योंकि भैया कोशिका भित्ति इसके पास नहीं है। और ये हमने यहाँ पे अभी चित्र में देखा था कि कोशिका भित्ति जो है आपकी जंतु कोशिका में नहीं होती। यहाँ पे आप साफ तौर पे दिख रहा है। ये इस तरह के ग्राफ्स या बायोलॉजी की जो सिंपल पेंटिंग्स चित्र हैं ये भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, ताकि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना आए कि आखिर प्रोटीन, लिपिड और ये कार्बोहाइड्रेट चेन का क्या कनेक्शन है प्लाज्मा झिल्ली के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर रहेगा। और बाकी दूसरे स्टेटमेंट क्यों गलत है तो उसकी भी यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पैरासल जीएस पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आइए एक बार पूरी इसकी रिवीजन देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको इसके अलावा भी जो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। जैसे आपके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। और इसके अलावा भी जो आपके कई सारे पॉइंट है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा, तो ये आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो आपका राइबोसोम है इनके द्वारा होती है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम है। और अगर पूछा जाएगा प्रोटीन का सिंथेसिस या आपका संश्लेषण, तो आप दोनों अंगों को बताएंगे, ठीक है। अगर ये अलग अलग दे रखे होंगे तो आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ये दोनों हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कोशिका से जुड़े हुए बाकी पूरे फैक्ट्स हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको वो कोर बातें सारी बतानी चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने आपको दिया था। इसके साथ ही देखिए, अगर कोशिका विभाजन की बात की जाए तो डीएनए की खोज आपकी फ्रेडरिक मिशर ने की थी, तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपके जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का है। ये दोनों ही पॉइंट आपके जो हैं फ्रेडरिक मिशर और जेम्स वाटसन क्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए। ऐसी देखिए मित्रों, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में कोशिकांग में भी आपका जो है पाया जाता है नाभिक। तो नाभिक जो है, नाभिक के अलावा जो आपका जो है यह आपका कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो डीएनए आपके नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ आपके एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि उन्हें एक कोशिकीय जीव, और कुछ आपके जो जैसे प्रोटोजोआ हो गया ये आपका एक कोशिकीय जीव है, जैसे युगलिना है आपका। अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है। कोशिका के चयनात्मक रूप से जो पारगम्य कला है, जैसे आपकी परमेबेबल मेम्ब्रेन जो होती है इससे घिरी होती है, और इसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य भी होती है। यह विभिन्न पदार्थों के वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं आपकी पाई जाती हैं। कोशिका के संदर्भ में ये आपके कॉमन पॉइंट हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया था, एपोप्टोसिस क्या है। तो देखिए, एपोप्टोसिस आपकी कोशिकीय और आणविक रूप से नियंत्रित एक तरह से सेलुलर और आपके मॉलिक्यूलर कंट्रोल है। मैंने आपको वह प्रोग्राम्ड डेथ की बात की थी, वही है कि कोशिका मृत्यु की एक विशिष्ट विधा है जिसमें प्रोग्राम डेथ आपकी हो रही है कोशिका की। तो इसे प्रोग्राम्ड या रेगुलेटेड सेल डेथ भी कहा जाता है। और ये आपके भ्रूणीय विकास, जैसे जो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या अंगों का जो आपका इवोल्यूशन है उसके समय ये चीज़ें होती हैं। जब भ्रूणीय विकास होगा तो ये एपोप्टोसिस जो है पाई जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है कि किस समय आपकी एपोप्टोसिस है, तो ये भ्रूणीय विकास के समय या फिर आपके इवोल्यूशन के टाइम पे जो होगा, इनवोल्यूशन जो होता है प्रतिविकास, उसके समय पाए जाते हैं। वायरोइड्स क्या है? तो वायरोइड्स आपके अविकल्पी
मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो केवल पोषी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि या प्रजनन करते हैं, तो होस्ट चाहिए इसको। ये एकल तंतु सिंगल स्ट्रैंडेड जो होते हैं आरएनए अणु हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक अम्ल आपके प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता, तो यह न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण के द्वारा नहीं घिरा होता और प्राय लघुतम सहजीवी कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण इसके जो है किनारे लगे रहते हैं। आगे देखिए, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि रिकेट जो आपका रिकेट्सिया है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये कोशिका के कुछ अलग आपके पॉइंट हैं। बाकी यहाँ पे हमने जो प्रश्न है वो यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक समरी यहाँ पे देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। आपको जो जो यहाँ पे मैंने प्रश्न दिए हैं जो उसके अलावा कोशिका से जुड़े हुए तथ्य हैं, बस इसे ही आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहीं से आपका कोशिका का अगर बनेगा तो एक सवाल बन जाएगा। तो देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है कोशिका भित्ति के चलते। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप में ये सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, परिपक्व जो आपके पादप कोशिका में एक बृहत रसदानी होती है, लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रसदानियां होती हैं और कई बार तो अनुपस्थित भी होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लेटलेट्स की उत्पत्ति आपकी अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिकाओं से होती है। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको अभी बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जबकि प्रोटीन फैक्ट्री आपकी राइबोसोम है। इसके बाद देखिए, और जबकि लाइसोसोम क्या है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सारे आपके जो मतलब कोशिका से जुड़े हुए, तो डाइजेशन से आपका जुड़ा हुआ है। लसिका कोशिका लिम्फोसाइट जो होती है, ये तिल्ली आपके थाइमस ग्रंथि हो गई, अस्थि मज्जा हो गया, लसिका ग्रंथियों में आपके लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। कोशिका का जो केंद्रक है, ये कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई बार ऐसा स्टेटमेंट बना दिया जाता है कि नहीं देता। और प्रोग्राम्ड सेल डेथ आपकी मैंने अभी बताई थी, जो प्रकृत कोशिका मृत्यु है, ये है आपकी एपेप्टोसिस, ठीक है, इसे याद रखिए। और जो आपकी अनप्रोग्राम्ड होती है वो क्या होती है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी। हमारे तंत्र में अधिकांश एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला जो पद है ये है क्रेब्स चक्र, ठीक है। सौर ऊर्जा का एटीपी में आपका रूपांतरण कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। खनिज का जो उद्ग्रहण है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला में होता है। श्वसन किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोटीन का संश्लेषण आपका जो है राइबोसोम और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतर्द्रव्य जलिका बोला जाता है, वहाँ पे आपका पाया जाता है। तो ये सारे तथ्य आपकी कोशिका से जुड़े थे। ये पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका कोशिका का अगर बनेगा तो एक सवाल आपका यहीं से बन जाएगा। और मित्रों, इसे आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मान के चलिए कि अगर एक प्रश्न बनता है तो इससे आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।